हेलो प्यारे बच्चों, स्कूल चैंपियंस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 5 यानी जैव प्रक्रम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे जिसका नाम है पोषण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों कि पौधा अपना पोषण कैसे करता है और इंसान अपना पोषण कैसे करता है। इस वीडियो में आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर के हमने टोटल 5 पार्ट्स बनाए हैं, यानी ये पूरा चैप्टर 5 पार्ट में कवर होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और आप एक साथ इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कवर किया है। तो पहले पार्ट में हम पोषण को देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम पाचन तंत्र को देखेंगे, तीसरे में श्वसन तंत्र, चौथे में वहन और पांचवे में उत्सर्जन तंत्र देखेंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस चैप्टर से 3, 2, 4 नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सके और साइंस में अपने नंबर्स बढ़ा सके। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं और बात करते हैं जैव प्रक्रम की। तो देखिए बच्चों, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी जीव के शरीर में लगातार चलती रहती हैं और उसका अनुरक्षण करती हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है ना, इसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस जो है ना वो अंदर चलती रहती है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, हमारा ब्लड दौड़ रहा है, हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं क्या होती है, निरंतर चलती रहती हैं और क्या करती है, बॉडी का अनुरक्षण करती है, मतलब बॉडी का मेंटेनेंस करती हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, जो किसी जीव के शरीर में लगातार चलती है। तो इजी भाषा में समझे तो वे प्रोसेस जो किसी जीव के शरीर में लगातार चलती रहती है ना, उन्हीं को जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब ये प्रक्रियाएं शरीर की मरम्मत और शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा, अनुरक्षण। तो अनुरक्षण क्या होता है बच्चों? अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कोई एक बाइक खरीदी, आपके पापा के पास बाइक होगी, है ना। तो बाइक को अगर लंबे समय तक चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। फिर अगर मान लो कि पेट्रोल का कुछ बंद हो गया, मान लो स्पार्क प्लग ख़राब हो गया, तो क्या होगा, बाइक चालू होगी क्या, नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो प्रोसेसेस चलती रहती है ना, उसमें से कभी कोई खराबी आ जाती है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं, मतलब मेंटेनेंस कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर अनुरक्षण आपको क्लियर हो गया और जैव प्रक्रम भी क्लियर हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोषण को। पोषण मतलब क्या, खाना लेना और उसे पचाना, मतलब खाना खाना और उसे पचाना, है ना। और फिर हम पढ़ेंगे श्वसन को। श्वसन में क्या, हम जो सांस ले रहे हैं उससे हमारी बॉडी ऊर्जा कैसे बनाती है, कैसे हमारी बॉडी ऑक्सीजन ले लेती है, उसमें से CO2 बाहर निकल जाती है, ये श्वसन में देखेंगे हम। हमारी सेल जो है वो कैसे एनर्जी बनाती है। फिर हम वहन देखेंगे यानी ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, हार्ट कैसे काम करता है। फिर लास्ट में हम उत्सर्जन के बारे में जानेंगे कि शरीर से कचरा कैसे बाहर निकलता है। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे है ना, जो हम इस चैप्टर में जैसे कवर करते चलेंगे तो हम ह्यूमंस के बारे में भी जानेंगे। ह्यूमन में क्या, एनिमल भी हो गए और हम ह्यूमंस भी हो गए, है ना। और दूसरी तरफ हम प्लांट्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस मैंने बताई ना 4 आपको, ये हम प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे और ह्यूमंस के बारे में भी देखेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जैव प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे सोच के बताओ कि जैव प्रक्रम जो है वो किन में होता है, सजीवों में होता है कि निर्जीवों में होता है? जरा सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। तो सजीवों में होता है ये तो जैव प्रक्रम, क्योंकि जिनमें जान होगी वही ये सारी चीज़ें कर सकेंगे, है ना।
तो अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है ना। तो अब इसके लिए हम सजीव और निर्जीव को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखो सजीव क्या होते हैं, देखो सजीव मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ होती है ना। अब लाइफ किन में होती है, हम इंसानों में होती है, प्लांट्स में होती है ना। तो ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ होती है ना। अब लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफ मतलब उन चीज़ों में क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, मतलब वो खाना खाते हों और खाने को उत्सर्जित भी करते हों, वो सांस लेते हों, उनमें सेंसिटिविटी हो, उनमें वृद्धि हो, है ना, या उनमें प्रजनन करने की क्षमता हो, और तो और वो अपने वातावरण से रिस्पॉन्स कर पाएँ, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम सजीव कहेंगे। मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ होती है और लाइफ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हों, तो उन्हें हम सजीव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सजीव हैं। वहीं हम निर्जीव की बात करें तो हमें क्लियर है कि जिनमें जीवन नहीं होगा उन्हें निर्जीव कहेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, भोजन नहीं खाएंगे, उत्सर्जन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं करेंगे, है ना, और ये अपने आप चलेंगे भी नहीं और वातावरण से रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पत्थर हो गया भैया, पड़ा रहता है एक जगह, कोई वृद्धि करता है क्या, ये अपने आप से कोई वृद्धि नहीं करता। पानी हो गया, हवा हो गई, कुर्सी हो गई, किताब हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, निर्जीव हैं, है ना, इनमें कोई जीवन नहीं है, ना ही ये वृद्धि करते हैं ना ही ये खाना खाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बताओ कि सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। अब जैव प्रक्रम क्लियर हुआ, सजीव निर्जीव क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों पहले जैव प्रक्रम की, जिसका नाम है पोषण। अब पोषण नाम लेते ही आंख बंद करके मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में क्या आता है। मैं भी अपनी आंख बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि पोषण का नाम लेते ही मेरे दिमाग में क्या आता है। तो पोषण का नाम लेते ही मेरे दिमाग में आता है बच्चों खाना, कि मैं खाना खाता हूँ और उससे मुझे पोषण मिलता है ना। तो ऐसा ही होता है पोषण में। देखो आसान भाषा में मैं समझाता हूँ, पोषण क्या होता है। पोषण सबसे पहली बात है कि लाइफ प्रोसेस है ना, ये तो हमें क्लियर ही है कि पोषण एक लाइफ प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि जो जीव होगा ना वो बाहरी स्रोतों से भोजन प्राप्त करेगा, है ना। जैसे हम इंसान हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो कहाँ से खा रहे हैं, अपनी बॉडी में से निकाल के थोड़ी ना खा रहे हैं, है ना। हम बाहर से जो भी आ रहा है, जैसे गेहूं से हम रोटी बना के खा रहे हैं, तो बाहरी स्रोतों से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और इस भोजन से हम क्या कर रहे हैं, इससे हम शरीर के अंदर ऊर्जा बना रहे हैं और शरीर के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थों में इसे तोड़ रहे हैं, इसे परिवर्तित कर रहे हैं। क्लियर बच्चों। पोषण का मतलब ये है कि हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और साथ ही हमारी जो बॉडी है ना उसकी वृद्धि के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं वो हमें पोषण से मिल जाते हैं। क्लियर। देखो बच्चों, ये जो भोजन होता है ना ये क्या करता है, ये जीव की यानी जो सजीव होते हैं उनकी ऊर्जा की आवश्यकता और कोशिकाओं की मरम्मत को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसे बाहर निकाल दिया। पोषण का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही नहीं है। पोषण जो हम लेते हैं, खाना जो हम लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और साथ साथ इससे हमारी कोशिकाओं की मरम्मत भी होती है। अगर हमें पोषण नहीं मिलेगा ना बच्चों, तो क्या होगा, हमारे शरीर को ईंधन नहीं मिलेगा और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपने देखा होगा कि आप किसी दिन भूखे रह गए होंगे तो आपके शरीर में ऐसी वीकनेस सी आ जाती है, किसी किसी को तो चक्कर आ जाते हैं, किसी के हाथ पाँव ही नहीं चलते। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर को फ्यूल ही नहीं मिला, है ना, उसको एनर्जी नहीं मिली, तो वो उसका शरीर कैसे काम करेगा। और उसके बाद अगर आपने पोषण ले लिया तो आपका शरीर अच्छे से काम करने लगता है। तो यही होता है पोषण में। क्लियर बच्चों, पोषण क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण होते हैं बच्चों दो प्रकार के। पहला होता है स्वपोषी पोषण, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषी पोषण, मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक एक करके हम दोनों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में, है ना। चलो अब बच्चों अपनी आंख बंद करो सबसे पहले तो, और मुझे ये बताओ कि स्वपोषी पोषण मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है। स्वपोषी नाम लेते ही तो हम स्वपोषी को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, स्व और पोषी। स्व का मतलब होता है खुद से और पोषी का मतलब पोषण मान लो।
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे जीव होंगे इसमें जो अपना खाना खुद बनाएंगे, वो स्वपोषी पोषण में आएंगे, है ना। ऐसे ही कुछ होगा ना इसमें, स्वपोषी पोषण मतलब खुद से खाना बनाने वाले जीव। तो अब अपनी आँख खोलो, देखो आपके सामने डेफिनेशन है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। सामान्य तौर पर ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाएंगे, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाएंगे वह स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। और ये अपना खाना किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कौन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा पहले। तो देखो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पौधे करते हैं, हरे पौधे, नीले शैवाल, हरे नीले शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये सब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर प्रकाश की ऊर्जा से भोजन बनता है। प्लांट क्या होता है, CO2 लेता है, H2O लेता है और सूर्य का प्रकाश लेता है, इससे क्या बना लेता है, अपना भोजन बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। तो इस तरीके से ये स्वपोषी पोषण होता है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर हमने बात की है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना रहे हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना हमें, जब भी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे अपने। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बढ़िया पौधे की फ़ोटो दिख रही है, छोटा सा पौधा है, 5 पत्तियाँ हैं इसमें, है ना। तो ये पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझो। देखो ये जो पौधा है इसमें 5 पत्तियाँ हैं लगी हुई हैं, है ना, जड़ें दिख रही हैं आपको, गमले में लगा हुआ है मिट्टी के अंदर ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो पत्तियाँ हैं ना, ये सनलाइट को ले रही हैं, ठीक है, सनलाइट से एनर्जी ले रही हैं ये। दूसरी तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर रही हैं पत्तियाँ, अपने पत्तियों के माध्यम से ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर रहा है। और एक तरफ से इसमें पानी डाला जा रहा है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर से ये पानी जड़ों में होता हुआ पत्तियों तक पहुंच जाएगा। अब ये जो है ना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी कहाँ पर, पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों में प्रोसेस होने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल जा रही है और ये ग्लूकोज बना ले रहा है, जिससे इसे एनर्जी मिल रही है। बस यही तो प्रकाश संश्लेषण है, यही पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो इसे देख लेते हैं लिख के कैसे लिखा जाता है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है बच्चों, एक रासायनिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज नामक भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कौन खाना बनाएगा, हरे पौधे खाना बनाएंगे, है ना। खाना किससे बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की मदद से, और किसकी उपस्थिति में बनाएंगे, तो सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या बनाएंगे बच्चों, ये ग्लूकोज बनाएंगे, और उत्सर्जन किसका करेंगे बच्चों, ये ऑक्सीजन का करेंगे। क्लियर हुआ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है, उसे कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पौधा है वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लेता है और 6 ही वाटर के अणु लेता है, यानी 6 CO2 प्लस 6 H2O। अब ये क्या करता है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपस में प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बच्चों ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए। और क्या करते हैं बच्चों, इसके अलावा ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। 6 जो O2 के अणु हैं उन्हें ये रिलीज़ करते हैं और ये वातावरण में मिल जाते हैं और यही ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पौधे उगाओ ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, इससे वातावरण साफ रहेगा। क्लियर बच्चों। तो ये हुई प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। अब बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है ये कैसे हो रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है ना, ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्व करता है। क्लियर। ये सबसे पहले क्या करेगा, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्व करेगा। वहीं दूसरी तरफ
नीचे क्या होता है, पानी होता है मिट्टी में, तो जड़ें जो होती है ना वो पानी को खींचती है और ये तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती है पानी को। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी को पत्तों ने एब्जॉर्व किया, फिर उसी टाइम पे क्या हुआ, जो जड़ें हैं ना वो मिट्टी के पानी को खींचकर तनों के माध्यम से पत्तियों तक लाती है। अब यहाँ पर होता है सारा खेल। यहाँ पर क्या होता है, पत्तियों में होता है रंध्र, रंध्र नाम के छोटे छोटे छेद होते हैं। अब ये छेद जो है ना, ये जो रंध्र हैं, ये क्या करते हैं, ये हवा में जो मौजूद CO2 होती है ना, ये पत्तों के अंदर ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, पत्ता प्रोसेस करता है, मतलब वो एनर्जी लेता है और अंदर प्रोसेस करेगा जिससे ग्लूकोज बनेगा। अब आगे क्लोरोफिल जो है वो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये जो हमको यहाँ पर पूरी केमिकल रिएक्शन दिख रही है ना, ये पूरी केमिकल रिएक्शन करेगा कौन, पत्ता। पत्ता किसकी उपस्थिति में करेगा, सूर्य की ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करेगा। और लास्ट में जो ऑक्सीजन बचेगी उसे ये पत्ता क्या करेगा, रंध्र के माध्यम से वापस बाहर छोड़ देगा। तो इस तरीके से बच्चों पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यहाँ तक क्लियर है बच्चों, हमने पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देख ली है कि किस तरीके से होती है, उसकी डेफिनेशन देख ली, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लिया, उसकी पूरी की पूरी रिएक्शन देख ली। अब आई थिंक आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है रंध्र यानी स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोमाटा क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये किसकी है, ये जो पत्ता होता है ना उसमें जो रंध्र होता है उसकी इमेज है ये। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे द्वार कोशिकाएं हैं, यहाँ पर रंध्र छिद्र दिख रहा है आपको, और ये क्लोरोप्लास्ट है जिसे हरित लवक कहते हैं। क्लियर। अब ये रंध्र छिद्र यानी स्टोमाटा क्या होते हैं ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों, जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पत्तियों की सरफेस पर होते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। ये हमको सिंपल आंखों से नहीं दिखेंगे, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जब भी हम इन्हें देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये छोटा सा छेद है ना, इसी से क्या होता है, CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इन रंध्र छिद्रों से क्या होता है, इसमें होते हैं मुख्य द्वार, ये आपको द्वार दिख रहा है ना, ये इनमें क्या होता है, इन रंध्रों के माध्यम से CO2 अंदर जाती है। ये गैसों के आने जाने का मुख्य रास्ता है, खासकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। मतलब अगर ये रंध्र नहीं होंगे ना तो पेड़ जो है ना, जो पौधा है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रंध्र क्या हमेशा खुले रहते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये रंध्र हमेशा खुले नहीं रहते। इन्हें खोलने और बंद करने के लिए दो विशेष कोशिकाएं रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये इस छेद को बंद करने और खोलने का काम करती है। क्लियर बच्चों। तो द्वार कोशिकाएं क्या हुई, वे हुई जो रंध्र छिद्रों को खोलने और बंद करने का काम करती है। अब ये रंध्र छिद्र खुलते कब हैं और बंद कब होते हैं, ये भी तो जानना चाहिए ना। तो देखो, जब द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है ना तो वो क्या होती है, फूल जाती है। इसके कारण क्या होता है ना बच्चों, रंध्र का छेद खुल जाता है। तब क्या होता है ना, CO2 अंदर आ जाती है और फिर ये प्रोसेस करते हैं और ये ग्लूकोज बना लेते हैं और फिर ये बची हुई ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तों के माध्यम से ही CO2 अंदर जा रही है, थोड़ी मात्रा में गैसों का जो आदान प्रदान है ना वो तने भी करते हैं, जड़ भी करती हैं और पत्तियों की बाकी सतह से भी हो सकता है। तो क्लियर हुआ बच्चों, रंध्र क्या होता है। रंध्र पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। इन्हें कंट्रोल कौन करता है बच्चों, द्वार कोशिकाएं करती है, जो इन्हें बंद करने और खोलने का काम करती है। और ये कब खुलते हैं, जब पत्तियों में पानी भर जाता है। जब द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है ना तब ये फूलती हैं और छेद खुल जाता है। क्लियर बच्चों। अब मुझे लगता है रंध्र आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दिमाग का एक और सवाल निपटा देते हैं। वो सवाल ये है कि क्या हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं क्या, दूसरे कलर के पौधे नहीं कर सकते क्या, है ना। क्योंकि अभी तक हमने जो बात करी वो हरे पौधे की करी कि हरा पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहा है। तो सीधा माइंडसेट यही बैठता है ना कि हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, सिर्फ हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। कुछ अन्य हरे शैवाल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण की, इसको पूरा करने के लिए क्लोरोफिल या अन्य प्रकाश संवेदनशील रंजक का होना जरूरी है।
तो इस पूरी प्रोसेस के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो क्लोरोफिल और एक सूर्य की रोशनी। ये दोनों चीज़ें होंगी तो ही पौधा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। यानी वो सभी जीव जो क्लोरोफिल या ऐसे रसायन रखते हैं जो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, चाहे वो पौधा हो, शैवाल हो या बैक्टीरिया हो। क्लियर बच्चों? कुल मिला के मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरा रंग होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें क्लोरोफिल या वैसा कोई पिगमेंट होना जरूरी है। तो अब ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकती है जिसमें क्लोरोफिल हो, है ना। हरा कलर होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है बच्चों, बताओ कमेंट करके। क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अभी क्लोरोफिल का नाम तो हमने इतनी बार ले लिया, लेकिन ये है पाया किस में जाता है, क्या होता है, ये भी तो थोड़ा जान लेते हैं ना। तो देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है, जिसमें क्लोरोफिल नाम का एक रंजक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो जो प्लांट होते हैं ना बच्चों, उनमें छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है। जैसे हम ह्यूमंस में सेल पाई जाती है ना, ऐसे प्लांट्स में भी सेल पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कोशिका का एक अंग है। मतलब जो कोशिका होती है ना, उसका एक अंग है। यहाँ पर आपको प्लांट सेल दिख रही है ना, उसमें एक छोटा सा अंग है क्लोरोप्लास्ट, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना बच्चों, ये पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। सिंपल सी बात है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? केमिकल एनर्जी में। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक कोशिका अंग है, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करता है और ये सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में बदल देता है। क्लियर बच्चों, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आप जान गए। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है बच्चों कि जो पौधा है, क्या उसके लिए सिर्फ सूर्य की रोशनी ही ज़रूरी है ना। उसको भोजन बनाने के लिए क्या सूर्य की रोशनी और वाटर ही ज़रूरी है? ऐसा है क्या? नहीं बच्चों, उसे और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे अपना पोषण करने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है पानी। तो पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी कहाँ से आता है? तो ये जो जड़ें होती है ना बच्चों पौधे की, ये उसे मिट्टी से सोखती है। अब इससे क्या होता है? खाना बनाने में मदद मिलती है और ये उसके शरीर को ठंडा रखता है। हमने देखा था ना कि जड़ों से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था पानी, फिर वो पत्तियों में आ रहा था। अब पत्तियों की जो कोशिका है उसमें पानी भर जाएगा, जब भी तो वो द्वार खुलेंगे। तो पोषण करने के लिए पानी भी ज़रूरी है। क्लियर? दूसरी ज़रूरी चीज़ है बच्चों नाइट्रोजन। पौधे जो है ना वो मिट्टी से नाइट्रेट या नाइट्राइट लेकर प्रोटीन और ज़रूरी रसायन बनाते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ होती है पौधे की। पौधे में जो है ना वो नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो कहाँ से लेते हैं बच्चों? ये मिट्टी से लेते हैं। क्लियर? तीसरी चीज़ है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से ले रहे हैं? तो कुछ खास प्रकार के जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में बदलते हैं ताकि पौधे उसे इस्तेमाल कर सके। मतलब हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं इसे पौधे के लायक बना देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ हो जाती है, पौधे उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। और चौथी चीज़ है बच्चों यहाँ पर फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम। ये सब मिट्टी में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? पौधे की वृद्धि करते हैं और इनके हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये पौधे के पोषण के लिए ज़रूरी होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पौधे का पोषण कैसे होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर पढ़ी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, यानी स्वपोषी पोषण के अंदर। अब हम बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं विषम पोषी पोषण की। अब ये विषम पोषी पोषण क्या होता है बच्चों? तो विषम पोषी पोषण वह प्रकार का पोषण होता है जिसमें जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मतलब ये क्या होगा? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। ये जीव जो है ना वो पहले से बने ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और पचाते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे हमने देखा था कि स्वपोषी पोषण में क्या कर रहा था, वो अपना खाना खुद बना रहा था। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या दूसरी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं।
ये जो हमारे वायुमंडल में या हमारे पर्यावरण में पहले से मौजूद जो पदार्थ हैं उन्हें ग्रहण करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं बच्चों, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य खुद से खाना बनाता है क्या, मतलब अपने हाथों से खाना बनाता है, पर अपने शरीर में खाना बनाता है क्या, नहीं बनाता ना। तो मनुष्य क्या हुआ, एक विषमपोषी जीव हुआ जो पर्यावरण में जो मौजूद जैविक पदार्थ है वो खाते हैं और उसे पचाते हैं। इसी तरीके से जानवर हुए, जैसे शेर और कुत्ता हुआ, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। कवक हुई, ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से पोषण लेते हैं। अमीबा हुआ, ये अपने आसपास से खाना लेते हैं और निगलते हैं उसे। जुए हुए या टैपवर्म हुए, ये क्या करते हैं, ये दूसरों के शरीर से खाना चूसते हैं। तो ये सारी चीज़ें विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विषमपोषी पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो होता है बच्चों 3 प्रकार का। पहला है परजीवी यानी पैरासाइटिक, दूसरा है मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक, और तीसरा है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण क्या होता है बच्चों, आपने वेनम मूवी देखी होगी। तो वेनम क्या करता है, वेनम किसी की बॉडी में रहता है, मतलब वो जो एडी है ना उसकी बॉडी में रहता है और उसी के साथ जिंदा रहता है ये, है ना। अगर वो अकेले रहेगा तो वो ऐसे फिजिकली दिख नहीं पाएगा, तो वो क्या है, दूसरों पर निर्भर है। तो बच्चों, ये जो परजीवी पोषण होता है इसमें क्या होता है, ये इसमें जो जीव होते हैं ना, ये किसी दूसरे के शरीर के अंदर या उसके शरीर के ऊपर रहकर उसका भोजन चूसते हैं और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके शरीर में ये हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं बच्चों, परजीवी कहते हैं। और जिन पर ये निर्भर होते हैं ना बच्चों, उसे आतिथ्य यानी होस्ट कहा जाता है, जिनकी बॉडी में ये रहते हैं। क्लियर। आसान भाषा में बोलें तो ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर से खाना चूसकर जीते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, और इस तरीके के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जुए हो गए। जुए क्या करते हैं, हमारे सिर से खून चूसते हैं ना, जब हम उनको मारते हैं तो उनकी बॉडी से खून निकलता है, तो वो हमारा ही खून होता है, तो ये हमारे खून से जिंदा रहते हैं। अमरबेल हो गई। अमरबेल को भी आपने देखा होगा कि उसका कोई पेड़ नहीं होता है, ये दूसरे पेड़ों पर लटकी रहती है, तो ये दूसरे पेड़ों पर लिपट कर क्या करती है, उसका खाना खींचती है। टैपवर्म हो गए। टैपवर्म क्या हुआ है, जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं ना उन्हें टैपवर्म कहते हैं। ये मनुष्य की आंत में रहकर उससे खाना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें परजीवी पोषण का एग्जाम्पल हुई। क्लियर बच्चों, परजीवी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर के अंदर रहकर या दूसरों के शरीर पर रहकर उनका भोजन चूसते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है, और इस तरीके के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं। अगला है मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये मृतजीवी पोषण क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है ना, जो जीव होता है ये मृत या सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करता है। अब ये कैसे भोजन प्राप्त करता है, तो ये जो है ना ये पाचक रस छोड़ते हैं यानी एंजाइम्स छोड़ते हैं, और फिर घुला हुआ भोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ये क्या करेंगे, अपने आसपास में देखेंगे कोई सड़ी गली चीज़ तो नहीं है, ये उस पर अपना एंजाइम छोड़ेंगे, और फिर वो एंजाइम जो घुल जाता है उसमें, वो क्या होता है, इनका भोजन बन जाता है, और फिर ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे जीवों को मृतजीवी कहा जाता है, और इस पोषण को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये जीव सड़ी गली चीज़ों को सड़ा कर खाना लेते हैं और बाहर ही पचा लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कवक हो गया यानी फंगी हो गई, जो हमारी वो लगती है ना, फफूंद लगती है, उसी को कवक कहा जाता है। तो ये मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल हुआ। बैक्टीरिया मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल हुए। आपने मशरूम देखा होगा, ये क्या करता है, सड़ी गली चीज़ों के पास रहता है और वहाँ पे ग्रोथ कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल हुई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मृतजीवी पोषण क्या होता है, ये सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, ये अपना एंजाइम छोड़ते हैं उस चीज़ पर और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे, और इस तरीके के पोषण को मृतजीवी पोषण कहेंगे। क्लियर बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, एक और पोषण बचा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वो है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें जो जीव होते हैं वो ठोस या तरल भोजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, ठोस या तरल भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर उसे अंदर पचाएंगे, मतलब उसे डाइजेस्ट करेंगे।
उसमें से जरूरी चीजें अवशोषित करेंगे जिन्हें शरीर उपयोग करता है। ये जो पोषण होता है ना बच्चों, ये अधिकतर मनुष्य या जानवरों में पाया जाता है। तो इस तरीके के पोषण को क्या कहते हैं बच्चों? प्राणी संपोषण कहते हैं, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें जो जीव होता है वो पहले ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता है, उसे अंदर पचाता है, उसमें से जरूरी चीजें अवशोषित करता है जो शरीर उपयोग करता है। इस तरीके के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। आसान भाषा में समझे बच्चों तो ये जीव खाना निगलते हैं, पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मनुष्य, शेर, कुत्ता, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अमीबा भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या करते हैं बच्चों? ये सब पहले क्या करते हैं? ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं ना, मान लो हम पिज्ज़ा खाते हैं, तो पिज्ज़ा क्या है? ठोस रूप में और लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो हम उसे ग्रहण करते हैं, मतलब उसे मुंह में चबाते हैं, फिर वो शरीर के अंदर जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, उसमें से ज़रूरी चीज़ें शरीर निकाल लेता है और जो अंत में बनता है वो अपशिष्ट पदार्थ बन के बाहर निकल जाता है। तो यही तो हुआ प्राणी संपोषण। क्लियर बच्चों? अब आई थिंक आपको प्राणी संपोषण भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि अमीबा जो होता है ना बच्चों, वो अपना खाना कैसे बनाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें अमीबा जो है वो अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो ए वाले पे देखते हैं हम। सबसे पहले ए में क्या हो रहा है, देखो ये एक अमीबा है। अमीबा के अंदर क्या है? एक केंद्रक है। अब अमीबा जो है ना, उसका कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार में आ सकता है। ठीक है, अब अमीबा से थोड़ी दूर पर एक खाद्य कण है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना। इसे क्या करेगा? अमीबा खाएगा। तो कैसे खाएगा अमीबा? अमीबा जो है ना, वो अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें उसकी दो चीजें होती है। एक होता है पादाप, एक होता है कूटपाद। जैसे हमारे मुंह में ऊपर दांत होते हैं, नीचे दांत होते हैं, ऐसे ही इसमें पादाप और कूटपाद होता है। ये इसके थ्रू क्या करेगा बच्चों? सबसे पहले जो खाद्य कण है उसको कवर करेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जब ये इसे पकड़ लेगा ना, तो बीच में खाद्य रिक्तिका बन जाएगी, जो आपको सी वाली पिक्चर में दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर सी में खाद्य रिक्तिका बन गई, भोजन अमीबा के अंदर आ गया, और इसके बाद डी वाले में इसने क्या किया? भोजन को पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया उसे ग्रहण करने के बाद। तो इस तरह भोजन जो है वो उसके केंद्रक तक चला जाता है। किसके थ्रू जाएगा? पादाप और कूटपाद के जरिए। ये उसे पकड़ेगा, फिर खाद्य रिक्तिका बन जाएगी और फिर ये डाइजेशन कर लेगा। तो इस तरीके से बच्चों अमीबा अपना खाना बना लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये टॉपिक कवर होता है जिसमें हमने जाना कि पोषण कैसे होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे बच्चों कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है, यानी हम इंसान अपना खाना कैसे पचाते हैं। ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए स्कूल चैंपियंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।